ये है भाई अपनी आरवी न्यूजीलैंड में। ये है अपना सेल्फ कुक्ड मैक्रोनी, चेयर टेबल, और ये है कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ की ब्लू लेक के। ओए होए होए भाई, मजे ही आ गए यहाँ बैठ के। चलो एंजॉय करते हैं। न्यूजीलैंड में भाई जून जुलाई अगस्त इनका सबसे ठंडा पीरियड होता है, मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे होता है। और जैसे कि मैंने बताया ये पूरा शहर ना एक वोल्केनो के ऊपर बसा हुआ है। जी हाँ भाई, तो यहाँ पर जियो थर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई है कि पूरे शहर में ना जगह जगह से भाई सल्फर गैस निकलती है। आपको ऐसे सड़े हुए अंडे की बदबू आएगी और स्टीम निकलती हुई दिखेगी जगह जगह। तो अगली जो इंटरनेशनल रोड ट्रिप है ना अपनी, उसमें जैसे बड़े बड़े जो देश है जहाँ पर कैरावैन का बहुत ज़्यादा कल्चर है, वहाँ पे भाई मैं सोच रहा हूँ स्कॉर्पियन को ना कैंपिंग ग्राउंड में ले जाके वहीं पे ही सोया करे गाड़ी में। मुझे लगा था कैंपर वैन में ना इतने अच्छे से नींद आएगी नहीं, बट भाई साहब एकदम तगड़ी नींद आई है। मेरे को लगा 6-7 बजे उठ जाएंगे। अलार्म नहीं लगाया था हालांकि, बट ऐसी जगहों पे ना मेरी ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। जैसे बस में ट्रैवल कर रहा हूँ या ट्रेन में सो रहा हूँ तो 7-8 बजे खुल जाती है, बट भाई 10:30 पौने 11 बजे आँख खुली आराम से। मज़ा आ गया, लेकिन बहुत कंफर्टेबल थी। ये हमारा पूरा बेड था भाई, एक क्वीन साइज़ बेड है, अराउंड 4.5 फुट बाय 6 फुट के आसपास होगा। तो बहुत आराम से नॉर्मल बंदे 2 लोग तो सो ही सकते हैं, और छोटा बच्चा है तो आप साथ में उनको भी सुला सकते हो। देखो भाई 3 विंडो है, 1 2 और 3। मस्त ऐसे नज़ारा। यहाँ से तो नज़ारा कुछ ऐसा है भाई रोड का, और सामने ग्रीनरी। इधर कुछ और लोगों ने लगा रखी है गाड़ी यहाँ पर जो असली नज़ारा है ना वो है भाई उस तरफ। हालांकि ये जिस स्पॉट पे अभी हम हैं यहाँ पे हमने जो है गाड़ी नहीं लगाई थी रात को। आपने कल वाली वीडियो देखी होगी। पहुँचते पहुँचते हमें रोटोरुआ अराउंड 8 साढ़े 8 बज गए थे, और कहीं पे भी भाई पेड कैंपिंग की जगह ही नहीं खाली थी, मतलब सारे फुली बुक्ड थे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की ना फ्री पार्किंग है जहाँ पे आप रात को कैंपिंग कर सकते हो, बट शर्त उसकी है कि आपकी गाड़ी ना सेल्फ कंटेंट होनी चाहिए, यानी आपकी गाड़ी में वॉशरूम होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम पब्लिक वॉशरूम्स बने नहीं थे, और बने भी थे तो उसमें पानी वानी नहीं होता, नॉर्मल ड्राई वॉशरूम्स होते हैं वो। तो शावर वगैरह आपकी गाड़ी में होना चाहिए। इस टर्म को बोलते हैं सेल्फ कंटेंट व्हीकल। तो हमारा तो था ही भाई, हमारे इसमें वॉशरूम है तो हम वहाँ पे लीगली पार्क कर सकते थे। तो हमने वहीं पर रात को खड़ी कर दी थी, और सुबह उठ के फिर हम गए वहाँ से भाई वॉशरूम यूज़ करने के लिए मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी में पोटी जाना नहीं था। तो पास में ये एक मैकडोनल्ड्स था, वहाँ का वॉशरूम यूज़ करा। तो वहाँ से आप क्लिप देखो कैसे यहाँ तक आए। यहीं पे भाई अंदर देखो पार्किंग कर दी थी। ये गाड़ियों की पार्किंग है, बट 5-10 मिनट के लिए मोटरहोम भी खड़ी करने में कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और ये मैकडोनल्ड्स है सामने, तो अच्छा खासा वॉशरूम था भाई, साफ़ सुथरा, और कुछ ऑर्डर भी नहीं करना पड़ा, विदाउट ऑर्डर वॉशरूम यूज़ कर लिया। ऑब्वियसली जेट स्प्रे नहीं था, बट हम अपना पोर्टेबल वाला जेट लेकर चलते हैं भाई इंडिया से। कूलर वगैरह के काफ़ी आते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये में अच्छे, तो काम हो जाता है उससे। अभी फ़िलहाल यहाँ की जो फेमस लेक है ना, लेक रोटोरुआ, वहाँ की लोकेशन लगा ली है मैंने। 1.6 किलोमीटर है। अगर तो मिल गई जगह यहीं लगा दूंगा, वरना भाई वापस उसी कैंप ग्राउंड में चला जाऊंगा, क्योंकि वो कैंप ग्राउंड ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। मतलब सुबह सुबह लोग निकल गए थे, अब दोपहर के 1:30-2 बजे 3 बजे तक आना शुरू होंगे। तो अभी फ़िलहाल 12-1 बजे तक तो खाली मिलेगा अपना। वहाँ पे पार्किंग करके इसकी पैदल लेक तक चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है लेक के पास में पार्किंग मिलेगी नहीं, क्योंकि सारे लोग जो वहां से निकले होंगे वो लेक के पास ही गाड़ी खड़ी करके आए होंगे और अपना एक्सप्लोर कर रहे होंगे इस सिटी को। तो हमें भी एक्सप्लोर ही करना है। लेट्स सी, पहले वहां चलते हैं, लेक के पास नहीं हुआ तो वो ऑप्शन तो है ही अपना, है ना बढ़िया। बाकी फ्यूल भी भाई ऑलमोस्ट आधा टैंक हो गया है। आज का तो काम चल जाएगा, कल भरवाना पड़ेगा लग रहा है। और टेम्परेचर भाई 16 डिग्री हो चुका है। असल में न्यूजीलैंड का सीन ना पूरी दुनिया से थोड़ा सा उल्टा चलता है। उल्टा कैसे चलता है भाई? क्योंकि न्यूजीलैंड पड़ता है भाई सदर्न हेमिस्फेयर में, वाली नीचे की साइड में। तो इसलिए जब अपने जैसे देशों में, इंडिया में जून जुलाई अगस्त में पीक गर्मी पड़ रही होती है, इवन 50 डिग्री भी हो जाता है कई जगहों पे, न्यूजीलैंड में भाई जून जुलाई अगस्त इनका सबसे ठंडा पीरियड होता है। मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे होता है। प्लस अपने आप जैसे इंडिया का एग्जांपल लोगे, ऊपर नॉर्थ की साइड में दिल्ली गुड़गांव, फिर और ऊपर चले जाओगे हिमाचल लद्दाख स्पीति, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे चले जाओगे साउथ की साइड में, वहां पे इतनी ठंड नहीं पड़ती। लेकिन न्यूजीलैंड में वो भी उल्टा है भाई। यहाँ पे नॉर्थ में एक तरह से कम ठंड है, जैसे ऑकलैंड नॉर्थ में था न्यूजीलैंड के, तो हम वहां से आए तो अराउंड 18 डिग्री 20 डिग्री रहता था, रात को ज्यादा से ज्यादा 15 चला जाता था। लेकिन भाई जस्ट 2.5 घंटे ही नीचे आए है, रोटोरुआ करके ये सिटी है, यहाँ पे भाई रात के टाइम पे 9-10 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, और दिन के टाइम पे भी 11-12 था कल। आज तो फिर भी चलो 16 डिग्री हो रहा है 12 बजे, क्योंकि धूप निकली हुई है ना, ये देखो कड़क धूप है। तो वेदर के मामले में भाई न्यूजीलैंड पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है। और टेक्निकली भी बताऊं तो जैसे न्यूजीलैंड में आप जितना साउथ में जाते जाओगे ना, तो इसलिए ठंडा पड़ता रहता है क्योंकि आप
टेक्निकली साउथ पोल के भी पास जाते रह रहे हो, है ना। तो जितना साउथ पोल के पास जाओगे ऑब्वियसली ठंड बढ़ती जाएगी उतनी। भाई 10-15 मिनट तो हो गए अपने को यहाँ खड़े, कोई नहीं आया अभी तक हटाने के लिए। वैसे ही पार्किंग खाली पड़ी है, इधर भी है बहुत सारी और वो पीछे भी है देखो। तो अच्छी खासी पार्किंग का सिस्टम है, ऐसा दिक्कत होएगी नहीं आप अगर यहाँ आके वॉशरूम यूज करते हो। शावर हम अपनी गाड़ी में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रे टैंक तो हम खाली कर ही सकते हैं कभी भी। बस वो टॉयलेट यूज करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है स्मेल की वजह से, कि पूरी गाड़ी में स्मेल ना फैल जाए, और कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो भाई फाइनली पार्किंग लगाई दी। अब तो मैं भाई बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया हूँ, मतलब बढ़िया से बैक वैक कर लेता हूँ, अच्छे से चला लेता हूँ। कल थोड़ा सा डर लगा था 1-1.5 घंटा चलाने में, फर्स्ट टाइम था ना। अरे अब बिल्कुल एकदम स्मूथली चलाने लग गया मैं, क्रेजी वाला। तो 3 पार्किंग स्पॉट्स थी कैंपर वैन की, देखो अलग से ना कैंपर वैन बना होता है। उधर जो है वो गाड़ियों की है, तो वहाँ नहीं लगा सकते थे, वो छोटी पार्किंग है। लेकिन यहाँ आप लेंथ वाइज देखोगे, ये भी ऐसे भी लंबी है और वैसे भी कैंपर वैन बने हुए हैं। तो यहीं पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, देख रहे हो क्या परफेक्ट पार्किंग है भाई। ना इधर लाइन से ना उधर लाइन से बाहर, ना आगे से ना पीछे से, हर जगह से परफेक्टली पार्क्ड हुई है। अब यहाँ पे पार्किंग मिल गई ना अपने को, तो ये बढ़िया है कि ज़्यादा चल के नहीं जाना पड़ेगा। देखो वो रही जस्ट पीछे लेक, वो उधर भी है भाई कैंपर वैन की पार्किंग, वो ज़्यादा बेटर थी। बिल्कुल पास में देखो है ना, जहाँ बस खड़ी है वो तो बिल्कुल ही लेक के पास थी। बट चलो यहाँ भी सही है। और कितने लोग आए हुए हैं देखो लेक देखने के लिए। यहाँ की सबसे फेमस लेक है लेक रोटोरुआ। तो अभी जरा भाई फटाफट से मुँह हाथ धोते, शावर तो नहीं ले रहा मैं। शावर आज रात को जहाँ पे हम रुकने वाले हैं ना, वो पेड कैंप ग्राउंड है, तो कल सुबह वहीं पे लूँगा शावर। उससे पहले यहाँ पर हमने शावर लेना ही है। वो कहाँ लेना है, मड बाथ और इनका एक फेमस स्पा है, वहाँ के भी मैंने बुकिंग करवा रखी है रोटोरुआ में। क्योंकि यहाँ आ रहे हो और वो नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आने का। तो वो अभी दोपहर के 3 बजे है, हमारे पास 3 घंटे है। तब तक मैं मुँह हाथ धो के कुछ खाना पीने का जुगाड़ करता हूँ, किचन है अपनी, क्योंकि उसके बाद लेक दिखाऊंगा आपको और थोड़ा रोटोरुआ सिटी दिखाऊंगा। देन एक है यहाँ पे ब्लू लेक, ब्लू लेक देखने चलेंगे भाई, वो बड़ी सुंदर है मैंने सुना है। और इसके अलावा ब्लू लेक में ना एक ऐसी पानी वाली गाड़ी चलती है, मतलब वो गाड़ी ना सड़क पे भी चलती है और पानी के ऊपर भी चलती है एज अ बोट। फिर उसके बाद अपना स्पा एक्सपीरियंस है, वो लेके अगले जगह के लिए निकल जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। 1.5 घंटे की है वो जगह, ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड के एक ऐसे शहर जिसका नाम है रोटोरुआ। और ये शहर भाई लिटरली वोल्केनो के ऊपर बना हुआ है। जी हाँ भाई, सही सुना आपने, वोल्केनो जिसमें से ऐसे लावा वगैरह निकलता है, उसके ऊपर बसा हुआ शहर है। एंड आप देख रहे हो न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं ये वाली मोटर होम, जो कि भाई 6 लोगों के लिए बनी हुई है, स्टार कंपनी से ली थी, पोलरिस 6 इसका नाम है। इसको लेके न्यूजीलैंड की पूरी रोड ट्रिप कर रहा हूँ, नॉर्थ आइलैंड से लेके नीचे साउथ आइलैंड तक। 14 दिन की रोड ट्रिप है, आज हमारा दूसरा दिन है। फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कैसे हमने मोटर होम ली, रोटोरुआ तक आए। और सेकंड एपिसोड में मैंने आपको इसका पूरा टूर दिया होगा अच्छे से डिटेल में। हालांकि वो मैंने अभी तक शूट नहीं किया, वो मैं कल सुबह करूँगा शूट, पर वो देख लिया होगा आपने पहले ही, तो वो वीडियो ज़रूर मिस मत करना। उसमें मैंने एक एक डिटेल बताई है इस मोटर होम की, कि कोई भी अगर यहाँ लेना चाहता है तो कैसे ऑपरेट करती है इसकी चीज़ें। आज ये इसका तीसरा एपिसोड है एक तरह से, मतलब वैसे तो न्यूजीलैंड का ये 5वां एपिसोड होगा शायद, पर मोटर होम का 3rd है, तो हम 5वां ही मानेंगे टाइटल में। तो चलो भाई अंदर अपना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फेस वॉश करके पेस्ट वेस्ट करता हूँ और साथ में अपना कुकिंग करके फिर घूमने चलेंगे बढ़िया। तो ये भाई जो गैस स्टोव है ना अंदर इसमें, वो ऑपरेट करता है, इसके सिलेंडर लगा हुआ है। तो सिलेंडर ना चलती गाड़ी में बंद रखना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा था सेफ्टी के लिए। तो इसलिए हमने रात को बंद कर दिया था इसे। ऐसे खोलेंगे, देन भाई इसके चटकनी सी है ये हटाएंगे और इसके ऐसे फिट कर देंगे। कल हमें लगा डायरेक्ट भाई ऊपर चली जाती है, सीधा भाई नीचे बज के मेरी वाइफ के सर पे बजा, तो इसलिए अब ये सीख लिया भाई ऐसे करते हैं। तो धीरे धीरे पता चलेगा। देखो 2 इन्होंने LPG के सिलेंडर दे रखे हैं, एक ये एक्स्ट्रा सिलेंडर है, अभी इससे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना आपको। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि ये भी बहुत दिन चल जाएगा मेरे हिसाब से, 5.6 kg वाला सिलेंडर है। तो अभी तो 2 ही दिन हुआ है, क्या ही ख़त्म हुआ होगा। तो इसमें ना ये ऊपर वाला वॉल देख रहे हो, ये घुमाने वाला, तो इसको हमें भाई इस तरह से एक क्लॉकवाइज घुमाना है, तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि सिलेंडर खुल जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज देखो दिख रहा होगा अगर आपको। तो अब जो है वो गैस ओपन हो गई है अंदर जाने के लिए। तो इस तरह से बस करते हो और चलती गाड़ी में इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये सिलेंडर बंद हो जाएगा। हमने जो इंश्योरेंस लिया ना फुल वाला, उसके साथ ये सिलेंडर फ्री मिला। मतलब हमें एक सिलेंडर, मतलब दोनों यूज़ कर लेते हैं तो एक भर के देना है, एक खाली भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम वो नहीं लेते तो हमें दोनों वापस से भरवा के देने पड़ते हैं, जो इतने महंगे हैं नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जी,
ऐसे बंद हो जाता है ये मैंने सब लास्ट वीडियो में सिखाया है खोलना बंद करना, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ से पानी वानी भरते हैं, यहाँ पे हमारा लगेज मतलब खाली सूटकेसेस पड़े हैं। चलो भाई अंदर चले ज़रा। इस तरह से भाई ये स्टेयर निकाल लेते हैं, चढ़ने में आसानी होती है। और ये भी ना चलते वक्त बंद करनी पड़ती है याद से, वरना थोड़ा रिस्की मैटर हो जाएगा। तो अभी के लिए तो चलो खोल ही लिए, इसे कर देते हैं बंद। देखना भाई साहब पक्षी कैसे लाइन लगा के खड़े हुए हैं जैसे इनको लंगर मिलने वाला हो भी है इतने फनी से लग रहे थे भाई खड़े हुए। और वहाँ कहीं से भाई हेलीकॉप्टर भी लैंड हुआ। अभी तो मैं ड्रोन उड़ाने का सोच रहा था यहाँ लेक के ऊपर, बट उड़ा नहीं सकता, अब हेलीकॉप्टर है आसपास, मतलब एयर स्पेस है, तो फिर क्यों रिस्क लेना फालतू में, है ना। भाई साहब बड़े इंडियन दिख रहे हैं यहाँ तो, सारे इंडियंस हैं। ओए लाइन से इंडियंस है भाई। कोई बस वस आई होगी शायद से यहाँ टूरिस्ट की इंडियंस के साथ। वो देखो भाई वहाँ से जो है वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंड होता है, अभी अभी लैंड हुआ है बोला। और एक बड़ी सी शिप भी है भाई क्रूज यहाँ पे। और ये है भाई पूरी लेक रोटोरुआ। ये देखो भाई स्वॉन भी है यहाँ पे, कैसी लंबी सी गर्दन है भाई साहब इतनी पैनी धूप है। मैं तो चश्मा लेने गया था गाड़ी में। हाँ तो रोटोरुआ शहर की बात कर रहे थे भाई। सबसे पहले तो रोटोरुआ का जो मतलब होता है ना, उसमें रोटो का मतलब है लेक और रुआ का मतलब है सेकंड। तो सेकंड लेक के नाम से एक तरह से इसका नाम पड़ा है। बेसिकली माउरी लैंग्वेज में बोलते हैं रोटोरुआ ना सेकंड लेक को। तो जिस लेक पे अभी हम आए हुए हैं रोटोरुआ लेक, इसी लेक के ऊपर ही सिटी का नाम भी पड़ा हुआ है एक तरह से आप कह सकते हो। तो यहाँ आना तो बनता ही है ऑब्वियसली। पूरे शहर की बात करें तो भाई अराउंड 2614 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और पॉपुलेशन की बात करें तो भाई 80,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। और जो भाई माउरी लोग थे ना, उनका मेजर हब यही माना जाता है, मतलब उनके कल्चर से रिलेटेड आप समझ लो। और जैसे कि मैंने बताया ये पूरा शहर ना एक वोल्केनो के ऊपर बसा हुआ है। जी हाँ भाई, तो यहाँ पर जियो थर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई है कि पूरे शहर में ना जगह जगह से भाई सल्फर गैस निकलती है। आपको ऐसे सड़े हुए अंडे की बदबू आएगी और स्टीम निकलती हुई दिखेगी जगह जगह। इवन भाई अभी जिस लेक पे मैं आया हुआ हूँ यहाँ भी देखो, तो ये आपको दिख रहा है, ये सल्फर है भाई। और थोड़ी थोड़ी स्टीम भी निकलती हुई दिख रही होगी शायद। देखो हर जगह से भाई भाप निकल रही है लिटरली। हालांकि इस वाली लेक का पानी शायद इतना गर्म नहीं है। तो इस सिटी के नीचे जो ज़मीन है ना, वहाँ पे भाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि वो ग्राउंड वाटर को इतना मतलब 100 डिग्री तक उबाल देती है, जिसकी वजह से ये पूरी भाप निकलती है ज़मीन के अंदर से। ऐसे ही कुछ मैंने आपको एक जापान में बेपू करके सिटी है, वहाँ भी दिखाया था, जगह जगह पे भाप निकल रही है। तो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये पूरा सिटी। एंड इसी रीज़न की वजह से ये सिटी फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग्स और मड बाथ, इसके अलावा नेचुरल गीजर्स की वजह से। इस शहर में ना हक्का डांस हो गया, माउरी लैंग्वेज हो गई, वुड कार्विंग हो गई, हैंगी कुकिंग हो गई, ये अभी तक बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखी है। और तो और जी इस पूरे शहर में 15 से भी ज़्यादा लेक्स है। जी हाँ भाई, ये सिटी ही पूरी लेक्स के उससे फेमस है, जिसमें से एक लेक में मैं आया हूँ और एक और लेक आपको दिखाऊंगा बहुत सुंदर। एंड इनमें से काफ़ी सारी लेक्स तो ना भाई वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बनी है। जी हाँ भाई, मतलब वोल्केनो ऐसे इरप्ट हुआ, फटा, और उसकी वजह से एक लेक क्रिएट हो गई नेचुरली। सोचो रोटोरुआ को ना माउरी कल्चर का हर्ट भी बोलते हैं पूरे न्यूजीलैंड में। और जब 1800s में यहाँ पे यूरोपियंस आए, पहले तो आपको ये बताता हूँ माउरी लोग होते कौन है। तो भाई जो नेटिव इंडिजिनस लोग थे ना यहाँ के, जो ब्रिटिशर्स से पहले आए थे, मतलब यूरोपियन से पहले आए थे, वो उनको बोला जाता है माउरी ट्राइब्स। तो पहले वो लोग यहाँ रहते थे, फिर यहाँ पे यूरोपियंस आ गए, तो यूरोपियंस की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। अब 2021, 22, 23, 24, 25, 26 में इंडियंस ज़्यादा आने लग गए, तो इंडियंस की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब 1800s में यूरोपियन यहाँ पर आए, तो उनके लिए ये सिटी ना एज अ टूरिज्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गई माउरी कल्चर देखने के लिए। ये देखना भाई, ब्लैक स्वॉन तैरते तैरते किनारे पे आ गई, खाना ढूंढ रही होगी बेचारी, बट मेरे पास कुछ नहीं है बहन देने के लिए। बहन है भाई, ये पता नहीं जो भी है। और गर्दन देखना कितनी लंबी है, पानी कैसे पी रही है। और आगे की नोक देखो इनकी लाल कलर की, बढ़िया लग रहा है यार, पहली बार देखी है मैंने तो। और वो देखो नॉर्मल पक्षी भी पानी यहीं से पी रहे हैं। तो ऐसे ना ब्रिजेस से बने हुए, आप वहाँ पे जाके फ़ोटो वीडियो ले सकते हो। एक देखो क्रूज़ खड़ी हुई है कितनी बड़ी, लेकलैंड क्वीन क्रूज़, शायद से ये डिनर या कुछ पार्टी वार्टी होती होगी शाम के टाइम। फिर उधर भी देखोगे बैठने का सिस्टम बना हुआ है, काफ़ी सारे इंडियंस हैं वहाँ देखोगे तो। इसके अलावा छोटी छोटी बोट्स भी है, शायद आप ये ले भी सकते हो राइड इनकी जाके। तो यहाँ देखोगे ना, यहाँ थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ है, हालांकि गंदगी नहीं है, कूड़ा वूड़ा नहीं है, सारी नेचुरल चीज़ें हैं। ये देखो सल्फ़र की वजह से ऐसे नीचे से स्टीम भी निकल रही है। तो यहाँ का थोड़ा सा पानी आपको ख़राब सा लगेगा, बुलबुले से छूटते हुए, वाइट सा झाग सा। लेकिन आगे जैसे जैसे देखते जाओगे भाई, काफ़ी साफ़ पानी है और काफ़ी बड़ी लेक है यहाँ पे। देखोगे ना वो पीछे तक पहाड़ी सा भी है एक वहाँ पे,
उधर देखो भाई दूर दूर तक सारी लेक ही लेक। बाकी रोटोरुआ लेक के बारे में बात करें तो भाई अराउंड 79 स्क्वायर किलोमीटर का इसका साइज़ है, सरफेस एरिया जो कि काफ़ी बड़ी है भाई। मैक्सिमम डेप्थ जो है इसकी वो 45 मीटर्स की है और एवरेज डेप्थ आप देखोगे तो 10 मीटर्स की है। एलिवेशन अबव सी लेवल की बात करें तो भाई अराउंड 280 मीटर्स है। और फन फैक्ट भाई, इस पूरी रोटोरुआ लेक में ना 800 बिलियन लीटर से भी ज़्यादा पानी है। 800 बिलियन लीटर सोचो। और लेक का जो टेम्परेचर है ना भाई वो ऑब्वियसली पूरे साल में चेंज होता रहता है। विंटर्स में अराउंड 12 to 16 डिग्री सेल्सियस होता है और समर में अराउंड 20 to 24 डिग्री पहुंच जाता है। तो गर्म तो नहीं है भाई ये लेक, हालांकि यहाँ से स्टीम जरूर निकल रही है। ये पार्ट हो सकता है थोड़ा बहुत गर्म हो, सल्फर भी है देखो, तो उंगली नहीं डाले तो ज़्यादा बढ़िया। बट वैसे लेक के अंदर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं है, मतलब इतनी गर्म नहीं है लेक। तो मैं आपको बता रहा था ना कुछ लेक्स जो है वो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई है, तो उनमें से एक ये भी है। बहुत एंशिएंट टाइम पे भाई एक वोल्केनो फटा था जिसकी वजह से ना ऐसे गड्ढा सा बन जाता है, क्रेटर जिसे बोलते हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था ऑकलैंड में। तो उसी क्रेटर में ओवर टाइम पानी भरने की वजह से ये लेक क्रिएट हुई है। सोचो कितना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा कि इतना बड़ा क्रिएटर बन गया भाई, सब लेक ही इतनी बड़ी है। तो चलो जी यहाँ से तो चलते हैं। हेलीकॉप्टर भी जा चुका है, वैसे मैं चाहूँ तो ड्रोन उड़ा सकता हूँ बट रिस्क मैं लेता नहीं हूँ। और अगर ड्रोन शॉट आपने देखे होंगे पिछली फुटेज में तो ऑनलाइन स्टोरी ब्लॉग्स जैसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फुटेजेस खरीद सकते हो, तो वहीं से मैंने ली होगी वो ड्रोन फुटेज और आपको दिखा दी होगी। मेरे को समझ नहीं आता भाई, जैसे स्टोरी ब्लॉग्स है, यूट्यूब है, इतनी यहाँ के ड्रोन शॉट्स अवेलेबल होंगे बट अलाउड नहीं है तो फिर कैसे अवेलेबल है? या तो मैं ही कुछ ज़्यादा डरता हूँ उड़ाने के मामले में, पता नहीं। चलो जो भी है। ये देखो भाई मोटरहोम यहाँ भी खड़ी है, ये तो नॉर्मल गाड़ी है और इसकी के जस्ट साथ में भी मोटरहोम है और वो रही अपनी मोटरहोम पीछे। क्या मस्त है भाई, खाली पड़ा है यार। मेरे को लग रहा है लेक ना सुबह सुबह आ गए होंगे ज़्यादा लोग, 7-8 बजे। अब धूप भी निकल गई है, हालांकि गर्मी नहीं लग रही। मैंने देखो अभी भी भाई हुडी पहन रखी है, मतलब स्वेट शर्ट, तो मुझे गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। बट धूप की वजह से हो सकता है लोग, मतलब न्यूजीलैंड में ना थोड़ा ये सीन है कि लोग अपना दिन बहुत जल्दी शुरू करते हैं। अराउंड 5 बजे उठ जाते हैं, कुकिंग वुकिंग करके शावर लेके 6-6:30 निकल जाते हैं घूमने और दोपहर को 3-3:30-4 बजे अपना कैंप ग्राउंड ढूंढ के रुक जाते हैं। और हमें आदत है भाई थोड़ा लेट उठने की, लेट दिन शुरू करने की। बट यहाँ पे अब धीरे धीरे सुधारनी पड़ेगी, तभी अगले 13 दिन जो बचे हैं बढ़िया निकलेंगे। वरना 5-5:30 तो भाई अंधेरा ही हो जाता है रोज़ रोज़, तो फिर क्या ही घुमाऊँगा मैं आपको, है ना। तो अब से भाई 7-8 बजे उठना पड़ेगा, 9 बजे निकलना पड़ेगा हर जगह के लिए और घूम फिर के 4:30-5 बजे अपना कैंप ग्राउंड में पार्किंग लगा दो ताकि पार्किंग की भी दिक्कत ना हो। पार्किंग तो भाई अच्छी खासी है, लेक के पास गाड़ियों की तो स्पेशली देखो काफ़ी स्पॉट्स खाली पड़ी है। अब सुबह सुबह क्या हाल होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी सही है। और ये देखो क्या क्या है यहाँ पे, वो वॉशरूम्स भी बने हुए हैं लेक के पास, और पता नहीं कैसे होंगे। ज़्यादातर मैंने जो सुना है पब्लिक वॉशरूम न्यूजीलैंड के काफ़ी अच्छे होते हैं साफ़ सुथरे से, बट यहाँ का देखे नहीं मैंने। तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ भाई रोटोरुआ, उसके बाद चलेंगे ब्लू लेक पे। पास में ही है सिटी, 400 मीटर दिखा रहा है। ईट स्ट्रीट करके एक जगह है, वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह है काफ़ी सारे यहाँ के, तो देखते हैं। खाने का तो कुछ नहीं लेना। कहाँ से जाऊँ यार, यहीं से? हाँ यहीं से ही जाना। मतलब यहाँ ज़रूरी नहीं भाई बड़ी वाली मोटर होम का ही कल्चर है, लोगों ने अपनी गाड़ी में भी पूरा बेड और किचन सेटअप बना रखा है। वॉशरूम तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता गाड़ियों में, पर बेड और किचन है उनके में, जैसे अपनी स्कॉर्पियन में है ना। तो भाई अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मैंने भी मतलब अपनी स्कॉर्पियन में इसलिए बनाया जो अब अगली रोड ट्रिप होने वाली है, मतलब अब तो बता ही सकता हूँ। खैर ज़्यादा छुपाने की वैसे ज़रूरत लग नहीं थी मुझे, पर हाँ अच्छी खासी कंट्रीज़ में जाने वाला हूँ मैं स्कॉर्पियन को लेके। तो अब हर जगह पे ना अपने पास एक प्रॉपर किचन होएगी, एक गैस स्टोव होएगा, ब्यूटेन के सिलेंडर डलते हैं जिसमें, तो मैं कुकिंग कर सकता हूँ कहीं पे भी आराम से। अब खाने के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, राशन पानी अपना लेकर चलेंगे थोड़ा थोड़ा, और कुछ कुछ देशों में इंडियन ग्रोसरी स्टोर मिल जाते हैं, वहाँ से ख़रीद भी लिया करेंगे राशन। अरे मच्छर, अरे 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 ज़्यादा ही मच्छर है, मुँह बंद रखना पड़ेगा घुस ना जाए। देखो ये है भाई वॉशरूम यहाँ के ना, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो दिखने में भाई, और डस्टबिन्स भी है हर जगह। तो मैं कह रहा था मेरी स्कॉर्पियन में भी है, पूरा किचन भी है और एक 4x6 का ना बेड भी है भाई, 2 लोग सो सकते हैं उसमें। हालांकि वॉशरूम नहीं होते तो मेरे को थोड़ा सा कैंपिंग में दिक्कत होती है। जैसे मोटरहोम में वॉशरूम है कि रात को सुसु आ जाए, एटलीस्ट सुसु तो जा सकते हैं ना, पोटी नहीं जा रहे हम, पोटी बाद में बाहर कहीं कर लेंगे किसी वॉशरूम्स में। ओपन में तो यहाँ भी अलाउड नहीं है भाई कि खेत देखा और बैठ गए, वो सब नहीं चलता है। बट ये है कि टॉयलेट के लिए भी अपना गाड़ी के अंदर हो ना, तो रात को मैं सो सकता हूँ। तो इसलिए मैं स्कॉर्पियन में नाइट कैंपिंग शायद ही करूँ भी तो ऐसी जगहों पे करूँगा जहाँ पब्लिक वॉशरूम पास में होंगे और सेफ़ भी होगा ऑब्वियसली, प्लस होटल्स बहुत महंगे मिल रहे होंगे, इसलिए मैं करूँगा। वरना मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी भाई, होटल्स में ही रुका करेंगे हम ज़्यादातर। तो वाईफाई चाहिए होता है और कंफर्ट भी चाहिए होता है यार, हमें वीडियोज़ वगैरह अपलोड करनी है, काम होते हैं बहुत सारे ना, तो इस वजह से। ये देखो भाई काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ,
और ये देखो छपे हुए ना, ये परफॉर्मिंग नाइटली 6:30 माउरी कल्चर एक्सपीरियंस अगर आपको करना हो तो 6:30 बजे यहाँ पे कर सकते हो। माँ तारी की रूम है भाई साहब। ये पेड़ देखना बिल्कुल गंजा हो गया, बेचारे के बाल झड़ गए, इसको टर्की भेजना पड़ेगा ट्रांसप्लांट के लिए। सारे पत्ते सूख गए, उस वाले में हैं थोड़े थोड़े देखो, और पत्ते भी अलग ही कलर के है भाई, पिंक ऑरेंज का मिक्सचर सा लग रहा है भाई। देखना रात को तो बड़ा डरावना सा फील हो यहाँ पे आके। फिर जितनी भी आप गाड़ियाँ देख रहे हो ना भाई, ज़्यादातर लोकल लोगों की नहीं, ज़्यादातर टूरिस्ट की ही है, या जो लोग ऑकलैंड से घूमने आए हुए हैं। 2.5 घंटे का रास्ता है गाड़ी से। होटल्स वगैरह भी देखो हैं, नोवोटेल है यहाँ पर, कैफ़ेज़ वगैरह है, वो ईबीस होटल है। तो मतलब एवरेज होटल प्राइसेस जो है वो 7-8 हज़ार रुपये से स्टार्ट होते हैं नाइट के, एक मतलब 120-130 न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से। पर चलो अब अपने को कम से कम होटल रूम की टेंशन नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या लगती है होटल रूम में भाई? रोज़ सुबह उठो, चेकआउट करो, सामान समेटो पूरा हैं, चार्जिंग से हटाओ सामान, बैग सूटकेस पैक करो और फिर निकलो। तो अब वो मोटरों में दिक्कत नहीं है, एक बार सारा सामान सेट कर लिया, अपना मज़े से घूमते रहेंगे भाई, टेंशन की बात ही नहीं कोई। बड़ा सा देखो पार्क बना हुआ है भाई, कोई नहीं है, 1-2 लोग ही बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ भी आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये देखो ये रहा वो पेड़। तो न्यूजीलैंड इज़ ऑल अबाउट नेचर। यहाँ पे शहरों में कोई टूरिस्ट जगह नहीं है ज़्यादा घूमने की कि मैं आपको एफिल टावर जैसे कोई स्पॉट्स दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे लोग रोड ट्रिप करते हैं, जंगलों में, कैंप साइट्स में, लेक के किनारे रुकते हैं और लाइफ स्लोली इंजॉय करते हैं। भागम दौड़ वाला सीन नहीं होता है यहाँ। साफ़ सफाई तो भाई पूरी है, सिर्फ पत्ते ही गिरे हुए हैं पेड़ों के, और कोई रैपर वैपर नहीं, डस्टबिन में ही डालते हैं लोग। जापान में तो डस्टबिन भी नहीं थे, फिर भी साफ़ रहता था। यहाँ तो चलो डस्टबिन है भाई, और बोर्ड वोर्ड लगे हुए इस तरह के। और मेरे ख्याल से ये सामने आ गई है ईट स्ट्रीट। हाँ वो लिखा देखो, ये लिखा ना ईट स्ट्रीट, नाम ही ईट स्ट्रीट है क्योंकि यहाँ खाने पीने की काफ़ी जगह है। देखना भाई इतने पक्षी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, इन्होंने लिटरली पिलर्स के ऊपर कांटे लगा रखे ताकि बैठ के यहाँ पे नीचे पोटी ना करे, इसलिए इतना साफ़ सुथरा है भाई। और ये पूरी ऐसे ओपन स्ट्रीट बनी हुई है जिसमें दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं। 100% इंडियन रेस्टोरेंट भी होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई, इतने इंडियंस रहते हैं। इटालियन है ये देखो, ये रहा रेस्टोरेंट, और भी काफ़ी सारे हैं आगे रेस्टोरेंट। और मेनली तो यहाँ शाम के टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि लोग अपना बियर और ड्रिंक करने के लिए आते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना टाइम। इस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं है, खाली सा पड़ा हुआ है अभी तो फ़िलहाल, बट होगा तो सही। इंडियन रेस्टोरेंट देख लेना, पक्की बात है। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई एक ऐसा स्टोर ढूंढ रहा हूँ भाई जहाँ पे आरवी का सामान मिलता हो। तो मेरे को बेसिकली ना एक केमिकल वाले कैप्सूल आते हैं जो आपको टॉयलेट सीट के अंदर डालने पड़ते हैं। वो देखो इंडियन स्टार रेस्टोरेंट कहा था ना भाई, 100% होगा, और मिल ही गया देख लो। हाँ तो वो केमिकल्स डालने होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन केस अगर मुझे मतलब वो वहाँ पे पोटी करनी पड़ गई तो वो उसको सॉलिड को ना लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं वो केमिकल। तो वो इन्होंने मोटरों वालों ने दिए नहीं, जबकि देने चाहिए थे भाई मेरे हिसाब से। पर ठीक है चलो, मिल जाएंगे ईजिली और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, तो वो ले लेते हैं और रख लेते हैं। शहर तो भाई छोटा सा ही है, ऐसा जितना कुछ है नहीं। और ये वाला एरिया तो मतलब क्या है, ये ईट स्ट्रीट ही है यहाँ पे, ये वाली बस जहाँ पे अभी मैंने आपको गया था। एक ये लेडी जेंट्स आइसक्रीम पार्लर। ठंड में भाई मन तो इतना करता है आइसक्रीम खाने का, बट प्रॉब्लम है मेरे टॉन्सिल्स की। मेरे टॉन्सिल्स एकदम से भाई एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर मेरी पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी कर देंगे, तो बेटर है मैं थोड़ा अवॉइड ही करूं भाई। अच्छा, इस पार्क का नाम है वॉर मेमोरियल पार्क, और डॉग्स वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे। बाकी स्ट्रीट का नाम ये है देखो, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, जो इनकी माउरी लैंग्वेज है ना उसमें भी लिखा हुआ है। तो वाकायुई स्ट्रीट है जिसको बोलते हैं ती त्रिती ओ वकावे। तो इसमें मैप में दे भी रखा है कहाँ कहाँ है। हम यहाँ पर है ईट स्ट्रीट के पास। वॉशरूम देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है जी, यहाँ पे भी है देखो। तो आसपास काफ़ी वॉशरूम है, आप पब्लिक वॉशरूम का यूज़ कर सकते हो। और देखो हॉट स्प्रिंग्स एंड स्पास कितने सारे हैं यहाँ पे। हमने जो बुक करा है उसका नाम है हेल्स गेट भाई, वो यहाँ का सबसे फेमस है जहाँ पे ओपन में आपके साथ मतलब आपको मड बाथ मिलती है। तो उसके फ़ायदे क्या है सब कुछ वो डिटेल में तो वहीं जाके बात करेंगे, बट बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा महंगा है बट वर्थ इट है भाई, अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर लेना, मज़ा आ जाएगा। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ भाई कैरावैन की तरफ, अपनी कैरावैन उठाते हैं। वो जो सप्लाईज़ मैंने बताया ना वॉशरूम के लिए केमिकल लेने हैं, वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर मिल रहा है। एक आरवी का स्टोर है पूरा, तो उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से ही थोड़ा सजेशन लूँगा क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है भाई आरवी। तो कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए किस सिनेरियो में, वो 2-3 बोतलें जो बताएंगे उठा लेंगे अगले 14 दिन 13 दिन के लिए। और फिर उसके बाद चलेंगे भाई ब्लू लेक, वहाँ पे करेंगे कुछ अच्छे सा कुकिंग। पास्ता बनाने का सोच रहा हूँ आज मैं, तो वहाँ पे पास्ता बनाएंगे और लेक के किनारे बैठ के मज़े से खाएंगे। और फिर हमारी 3 बजे की दोपहर को बुकिंग है स्पा की, मतलब वो मड बाथ और स्पा, तो वहाँ जाएंगे। पेड़ तो भाई आधे से ज़्यादा गंजे हो चुके हैं यहाँ पे इस टाइम पे। अब सर्दियों का ट्रांजिशन फेज़ है ये, जैसे कि मैंने बताया जून जुलाई अगस्त में सर्दियाँ हो जाती हैं यहाँ पे पीक। तो अभी मतलब वो गर्मियों से सर्दियों का ट्रांजिशन चल रहा है जब हम आए हुए।
बस अगस्त में मतलब पीक सर्दियाँ पड़ना शुरू हो जाएगी, मतलब जुलाई में ही पड़ जाती है। देखो भाई झूले वूले भी लगे हुए हैं और मतलब ना प्रॉपर मेंटेन्ड भी है भाई। बेंचेज है, देखो बैठ के खाना वाना खाना हो, टाइम पास करना हो तो बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। अब टैक्स लेती है ये देश नो डाउट ज़्यादा अपने सिटीजन से, पर मुझे लगता है भाई वो टैक्स वसूल भी तो हो रहा है ना लोगों के द्वारा। अच्छी सड़कें मिल रही है, अच्छे पार्क्स मिल रहे हैं, पब्लिक वॉशरूम अच्छे मिल रहे हैं, बैठने की जगह मिल रही है बच्चों के लिए, देखो झूले वूले मिल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ वॉशरूम भी है यहाँ, एक बार देख ही आता हूँ। ज़रूरत तो नहीं है जाने की, बट पता चल जाएगा कैसा है कि कल को यूज़ करना पड़े ऐसा तो यूज़ कर सके। वरना मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट्स में तो भाई होता ही है अच्छी क्वालिटी का, मतलब साफ। भाई ऑक्यूपाइड थे, देख नहीं पाया, बट लिखा था क्लोज्ड एट नाइट। तो पब्लिक वॉशरूम की यही दिक्कत होती है, रात के टाइम पे बंद होते हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो पेड वाले कैंप ग्राउंड है ना, वहाँ पे भाई आप रात में जाओ, रात के 3 बजे जाओ, सेफ्टी भी है और साफ़ सुथरे वॉशरूम मिलते हैं और हमेशा खुले मिलते हैं। इसलिए हम कोशिश यही करेंगे पेड वाले कैंप ग्राउंड ही लिया करें। मजबूरी कल की तरह रुकना पड़े तो अलग बात है फ्री में, वरना मैं अवॉइड ही करता हूँ इसलिए भाई। हाँ, और भाई पूरे शहर में से सड़े हुए अंडे की बदबू आ रही है, बेसिकली सल्फ़र की है वो। सल्फ़र का क्या होता था केमिकल, वो H2S ना, मेरे ख्याल, ये जितना याद है मुझे केमिस्ट्री, H2S ही होता था शायद। तो H2S की स्मेल या सल्फ़र की या सड़े हुए अंडे की बहुत ही गंदी स्मेल है पूरे सिटी में। नाक में घुस रखी है मेरे बुरी तरह से। तो निकलते हैं भाई। देखो जगह जगह पे बेंचेस भी लगे हुए हैं बढ़िया से बैठने के लिए। बाकी वो जो क्रूज़ है ना उसके लिए टिकट ऑफिस ये बना हुआ है वहीं पे ही लेक के पास में, और वो जो बोट दिखी थी उसके लिए ये बना हुआ है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। जेट बोट है ये, स्पीड जेट वाली, क्या कहते हैं जो भी कहते हैं, स्पीड बोट। हाँ, ये भी पार्क है पूरा, वो रही सामने लेक जो मैंने आपको दिखा दी। बस खड़ी हुई है, इंडियंस उसी में आए हैं भाई, लगभग 40-45 लोग लग रहे हैं, और अपनी कैरावान खड़ी है वो सामने। तो चलो जी चलो निकला जाए अब यहाँ से। तो अगली जो इंटरनेशनल रोड ट्रिप है ना अपनी, उसमें जैसे बड़े बड़े जो देश है जहाँ पर कैरावान का बहुत ज़्यादा कल्चर है, वहाँ पे भाई मैं सोच रहा हूँ स्कॉर्पियन को ना कैंपिंग ग्राउंड में ले जाके वहीं पे ही सोया करे गाड़ी में ही, वहीं कुकिंग करे, वहीं लॉन्ड्री यूज़ करे, क्योंकि वॉशिंग मशीन्स भी होती है और वहीं पे वॉशरूम्स भी होते हैं। पेड वाले होते हैं वो कैंपिंग ग्राउंड, फ्री वालों में इतना अच्छा नहीं होता। तो पेड कैंपिंग ग्राउंड लूँ, $10-20 $30 ऐसे मिल जाते होंगे हर जगह, और होटल रूम मिलेंगे भाई कम से कम नहीं तो $100 के या $80 का। तो कुछ दिन ट्राई करेंगे स्कॉर्पियन में प्रॉपर कैंपिंग करने की, मज़ा आएगा दूसरे देश में जहाँ पे सेफ़ होगा वहीं पे, क्योंकि मैं गाड़ी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, क्योंकि दूसरे देश में जाके कोई शीशा तोड़ गया अगर मेरी गाड़ी का तो वो मिलना भी नहीं है और मैं रिस्क लूँगा नहीं। तो इसलिए जहाँ सेफ़ होगा पूरा वहीं पे ही खाली, वरना नहीं भाई। तो गाड़ी वाले रोक तो देते हैं, इन भाई साहब ने बड़ी स्पीड में आ रहे थे। लेट्स गो जी लेट्स गो, चला जाए। बाकी चाय वाय बनाई थी उसके लिए भाई गैस ऑन करी थी, तो अभी वापस से इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना चलती गाड़ी में बंद ही रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, रिस्क नहीं रहेगा बिल्कुल। अब वहाँ ब्लू लेक के पास जाके वापस खोलना पड़ेगा इसे और फिर पास्ता बनाऊंगा क्रेजी लेवल। बाकी डस्टबिन का जुगाड़ नहीं था तो मैं ये थैली ले आया था कल गार्बेज बिन वाली, तो यहाँ पे लटका ली है। अब इसी में एक आज का सारा कूड़ा इकट्ठा करके फिर हम डिस्पोज कर देंगे। बाकी ये सीढ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, इसको इस तरह से पुश करो, अंदर चली गई, और ये बंद कर देते हैं। अंदर आने जाने के लिए मैं ज़्यादातर ये वाला दरवाज़ा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी ना चाबी नहीं है अलग से, लॉक होता है सिर्फ अंदर से ही, पता नहीं खोद ही इन्होंने क्या सीन है, तो इसलिए अंदर से एक बार लॉक हो जाए तो फिर मैं ये अंदर बाहर जाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ये सारे लॉक भी भाई करने पड़ते हैं चलने से पहले, वरना अगर ये खुल गया तो सारा सामान हमारा बाहर गिर सकता है गड्ढों वड्ढों में। और टॉयलेट का दरवाज़ा बंद है, ये बंद है, देखो ये सारे बंद कर देते हैं। फिर भाई चलती गाड़ी में उन्होंने बोला था कि कोशिश करना लाइट बंद ही रखो, लाइट की ज़रूरत तो है नहीं, बंद कर देते हैं। वाटर पंप की भी ज़रूरत नहीं है, बंद कर देते हैं। फ्रिज हमेशा चलते रहने देंगे। और मीडिया ना इसमें ये ब्लूटूथ सा ऐसे डिवाइस लगा हुआ है, तो अपना फ़ोन आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, फिर पूरी गाड़ी में स्पीकर है तो आप गाने वाने सुनने हो तो इससे सुन सकते हो। बट दिक्कत क्या है ना, इस गाड़ी में ये जो प्लग है ये नहीं चलते भाई, ये जब ही चलेंगे जब आप किसी कैंप ग्राउंड में खड़ी करोगे गाड़ी और वहाँ पर प्लग लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक ये प्लग्स हो गए और ये अवन हो गया, और ये अवन नहीं माइक्रोवेव हो गया, अवन तो गैस से चलते हैं। तो ये दो चीज़ें चलाने के लिए आपको कैंप ग्राउंड लेना ही पड़ेगा पेड वाला, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपको मिल पाए, वरना नहीं चलेगा। तो अब चार्जिंग की बड़ी इशू आ रही है यार हमें, क्योंकि इसमें ना ये USB है और वो भी टाइप सी नहीं है, मोटे वाली USB है, पुराने बहुत स्लो चार्ज करते हैं, और इसको चालू रखने के लिए ये मीडिया का बटन ऑन रखना ही पड़ता है। तो इसलिए इसको हम बंद ही नहीं कर रहे, चालू रहने देंगे, कुछ ज़्यादा बिजली खींचता भी नहीं है ये। तो USB से अपने पावर बैंक से हम फ़ोन वोन तो रात को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप नहीं हो पाएंगे इनसे। लैपटॉप चार्ज करने के लिए ना एक वो आता है कार चार्जर, जो सिगरेट लाइटर वाला ना, तो वो लेना पड़ेगा कहीं से, तब जाके रात को फ़ोन और लैपटॉप फास्ट स्पीड में चार्ज हो पाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी, मतलब चलती गाड़ी में भी। तो वो मेरे पास घर पे था, मैं भूल गया लाना, अब यहाँ से लेना पड़ेगा, कोई नहीं। और इसके अलावा क्या था, बस
बंद करते हैं सारे, एक ये रह गया, इसको भी करते हैं लो। चलो जी भाई चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा दूर है नहीं, 2 किलोमीटर दूर ही है वो स्टोर जहाँ से ख़रीदना है। तो जी प्लान में थोड़े से चेंजेस है, अभी सामान हम ले नहीं रहे हैं, कोशिश करेंगे शाम को जल्दी फ्री हो गए 5 बजे से पहले तो तब ले लेंगे, वरना 5 बजे के बाद तो वैसे ही सब बंद हो जाता है। फिर हम आगे अगले शहर में ले लेंगे, क्योंकि अभी जा रहे हैं फिलहाल ब्लू लेक के लिए, क्योंकि 2 ऑलरेडी बज चुके हैं भाई, 3 बजे हमारी बुकिंग है, तो बुकिंग छूटे उससे अच्छा एक्सप्लोर कर लेते जल्दी पहले। पर भाई सुंदर बहुत है, और आरवी लाइफ में ना मजा भी बहुत आ रहा है देखा जाए एक तरह से। और सबसे अच्छी बात भाई, रोज रोज बैग पैक करके निकलने की समस्या खत्म भाई। आराम से अपना उठो, आराम से फेस वॉश करो, नहाओ नहाओ आपकी मर्जी है, और अपना निकल जाओ बढ़िया से। तो अभी तक तो ओवरऑल मज़ा आ रहा है। हालांकि आज हमारा देखा जाए तो सेकंड डे है, या ऑफिशियली फर्स्ट डे है, कल तो बस पिक करके निकले ही थे, तो आज ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और भाई पूरे शहर, लिटरली शहर में भी और शहर के बाहर भी सल्फर की बदबू ही बदबू, निकल ही नहीं रही भाई। मेरे को तो लग रहा है गाड़ी में भी घुस चुकी है गाड़ी से भी नहीं निकल रही। तो थोड़ा शुरू में अजीब लगेगी आपको, बट ऐसी नहीं है कि बेहोशी हो जाओगे, बिल्कुल ओवरऑल ठीक है। और यार ये चलाने में भी, जैसे मेरे को कल जितना डर लग रहा था ना, उतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। गाड़ी की तरह ही चलाओ आप, बिल्कुल जैसे आपने कोई एसयूवी चलाई हो, स्कॉर्पियो या फिर फॉर्च्यूनर, वैसा ही पूरा फील आता है चलाने में। बस पीछे जो बड़ा सा ट्रेलर लटका पड़ा है अपने एक तरह से, उसको संभाल के चलाना पड़ता है कट्स पे, कि आपको जितना टर्न लेना, यू टर्न लेना, तो वो थोड़ा सा लंबा टर्न लेना पड़ता है। जैसे गाड़ी में तो हम बिल्कुल भिड़ा के भी राइट ले सकते हैं ना, पर इसमें अगर आप भिड़ा के लोगे तो पीछे का ट्रेलर रैंप पे चढ़ जाएगा, या डिवाइडर जो होता है ना रोड के बीच में, तो इसलिए थोड़ा आगे जाके ऐसे टर्न मारना पड़ता है, बस उसी में समस्या है। और यहाँ आरवी का कल्चर इतना अच्छा है भाई। तो भाई मेन सिटी से बाहर निकल चुके हैं, ब्लू लेक ना थोड़ी आउटर साइड में है, यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर है, तो हार्डली 10 मिनट ही लगेंगे। मेन हाईवे पे 70 की स्पीड लिमिट है, मैं तो 50-60 ही चला रहा हूँ। बट भाई सुंदर बहुत है, और ये आरवी लाइफ में ना मज़ा भी बहुत आ रहा है देखा जाए एक तरह से। मतलब ना भाई लोगों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग मतलब आरवीज देखते रहते हैं, कल्चर है आरवीज का। इंडिया में अभी इतना कल्चर है नहीं, हालांकि काफ़ी लोग बनवा रहे हैं आरवी, बट ना तो कैंप ग्राउंड है इंडिया में अच्छे, ना लोगों के अंदर उनको लेके इतनी सेंस है। तो इसलिए बेटर है भाई अपना, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया में, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, आप आराम से चलाओ, कोई नहीं पीछे से हॉर्न भी नहीं बजाता भाई, आराम से अपना कट लो, एक्सीडेंट बचाओ, मेन वो है बस। थोड़ी देर लेट पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ओवरऑल वैसे सेफ रहना चाहिए। भाई नज़ारा देखो यार सामने, मतलब बहुत सुंदर है। साउथ आइलैंड ज़्यादातर लोग कहते हैं ज़्यादा सुंदर है, बट अभी हम नॉर्थ आइलैंड में ही हैं, और नॉर्थ में भी भाई खूबसूरती एक नंबर की है। स्पेशली ये जो घर वर बने हुए हैं, सामने पहाड़ियाँ देखो, सर्दियों में भी ग्रीनरी देखो, मज़ेदार यार। मतलब लाइफ में एक बार आके ज़रूर करो रोड ट्रिप, मज़ा आ जाएगा आपको। भले ही आरवी मत लो, गाड़ी से कर लो, पर करना ज़रूर। भाई ये सामने आ गई है यहाँ की ब्लू लेक। अब इसका ना कलर भी ब्लू ही है, और वैसे भी ब्लू ही है ये लेक नाम के वाइज भी। तो देखो भाई सब क्या सुंदर लग रही है यार। मतलब रोटोरुआ आ रहे हो ना, तो लेक्स ही फेमस है यहाँ की भाई, एक से एक। अब देखना है मुझे भाई कि कैरावैन मतलब मोटरहोम के लिए अपने पार्किंग कहाँ पे है, होगी तो सही पक्का। अब कहाँ होगी वो, बिल्कुल लेक के पास मिल जाए तो मज़ा सा आ जाए। हाँ वो रही भाई, शायद से गाड़ियाँ ही खड़ी है वो, तो देखते हैं, चलो जुगाड़ मिल जानी चाहिए। चलो भाई पार्किंग मिल गई है। हालांकि ये मेरे को लग रहा है गाड़ियों की पार्किंग है, बट एज सच खाली पड़ी है, तो लगा ही देते हैं। और पीछे देखोगे ना भाई आप, तो रोड से अंदर अंदर ही है, तो लीगली तो फिर ठीक ही है सब देखा जाए। चलो भाई उतरते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है यार, यहाँ से दिखने में मजा आ जाएगा। ये देखना पूरी लेक ही लेक होए होए। तो अपनी यहाँ पे चेयर और टेबल निकालते हैं, बैठते हैं, कुकिंग करते हैं और खाना खाते हैं। जिंदगी के मतलब जो हम मजे लेने आए थे न्यूजीलैंड में, वो आज लेंगे फाइनली। चलो भाई सबसे पहले तो अपना सिलेंडर ऑन किया जाए जरा। इस वाले में अपनी कैंपिंग चेयर और टेबल दी है उन्होंने, तो ये खोल लेते हैं। ये है भाई टेबल मस्त, आ जा। ये है भाई 2 चेयर फोल्डेबल वाली, मेरे पास भी है ऐसी ना डीकैथलॉन की, अपनी स्कॉर्पियो में लेकर जाऊंगा मैं अभी। लेट्स गो। देखो भाई टेबल तो इस तरह से अनफोल्ड हो गया,
यहाँ लगा लेते हैं। एक कपल वहाँ पे भी कैंपिंग कर रहा है, ये देखो इस पेड़ के पीछे सेम ऐसी टेबल और चेयर लगा के। तो मैंने कहा फिर तो लीगल ही होगा बैठना जब वो बैठे। और ये देखना भाई कितनी सारी बत्तखें, सॉरी बत्तखें नहीं स्वॉन, ये ब्लैक वाली होगी और उधर वाइट वाली है। वैसे देखो इनकी गर्दन भाई छोटी लगती है जब बैठी होती है, खड़ी होती है तो भाई इतनी लंबी सी निकाल देती है। तो इसमें से तो पानी में से कहीं से भी भाई बबल वबल कुछ नहीं आ रहे। और ये है भाई यहाँ की फेमस ब्लू लेक, देख रहे हो भाई क्या क्रेजी नज़ारे हैं, मतलब बहुत सुंदर है। रोटरुआ लेक से तो सुंदर मुझे यही लगी भाई। और यहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी लेना अलाउड होंगे क्योंकि कहीं पे हेलीपैड वगैरह दिख नहीं रहा, तो ड्रोन उड़ाते हैं चलो। लेकिन उससे पहले अपनी कुर्सियाँ खोल ली जाए। तो कितना ईजी है भाई खोलना, नॉर्मली बस अनफोल्ड करो और ऐसे आके बैठ जाओ। चलो सेम ये खुल गई है, यहाँ लगाते हैं मस्त और यहाँ बैठ के अपना पास्ता एंजॉय करेंगे नेचर में। तो यही लाइफ चाहिए थी भाई कुछ 14-15 दिन की भागम दौड़ ना हो, स्लो लाइफ हो। क्योंकि जापान में भाई 20 दिन बहुत भागम दौड़ करी है, पैदल चले है, पर यहाँ पे हम चाहते थे थोड़ा इंजॉय करें। धूप है थोड़ी सी बट ठंडे वेदर की वजह से धूप भी अच्छी लग रही है। बाकी भाई पास्ता उबालने के लिए डाल दिया है, तो इतना ये बॉईल होगा, तब तक मैं ज़रा चल के ड्रोन उड़ा लेता हूँ फटाफट से। चलो जी ड्रोन वापस आ गया। आई होप आपको शॉट्स अच्छे लगे होंगे भाई, क्रेजी लेवल के मतलब व्यूज़ है, स्पेशली ये वाली लेक। और इस पहाड़ी के पीछे एक और लेक थी, उसमें भी भाई एक नंबर के नज़ारे थे, मज़ा ही आ गया उड़ा के ड्रोन। फुल पैसा वसूल है ड्रोन का। चलो भाई अपनी मैक्रोनी तो उबल चुकी है, मैक्रोनी पास्ता जो भी बोल लो भाई। अब गैस ऑन करने के लिए क्या सिस्टम है, तो सबसे पहले तो ये नोब हमें घुमाना होता है, फिर ये बटन है इसको प्रेस करना है, इससे इग्निशन होती है। चिमनी दे रखी है भाई, स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि प्याज का तड़का लगेगा तो धुआं उड़ेगा वरना सेंसर बच जाता है। बटर में बना रहे हैं हम, ये डाल दिया बटर। मसाले वसाले हमने सब ले ही लिए थे भाई, नमक मिर्च हल्दी। इसके अलावा टेस्ट के लिए भाई मैगी मसाला सबसे बेस्ट होता है, तो 2 पैकेट लिए। बटर भाई पिघलने देते हैं फटाफट से, फिर लगाते हैं तड़का। हार्डली 10 मिनट लगते हैं बनाने में, अभी 2:38 हुआ है तो 48 तक बन जाएगा। 10-15 मिनट खा के थोड़ा लेट ही जाएंगे वहाँ पे, मतलब 3 बजे की बुकिंग थी। मेरे ख्याल कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर 10-15 मिनट लेट भी पहुँचे, क्योंकि यहाँ से रास्ता भी है भाई 20-22 मिनट का, तो टाइम तो लग सकता है थोड़ा। तो टमाटर प्याज काट के भाई इस डब्बे में डाल लिए थे। ज़रा प्याज डालते हैं पहले, वरना टमाटर तो ज़्यादा ही गल जाएंगे। लो जी लो, अपनी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है मस्त। और ये है नज़ारा भाई ज़िंदगी का, ओहो हो। ये है भाई अपनी आरवी न्यूजीलैंड में, ये है अपना सेल्फ कुक्ड मैक्रोनी, चेयर टेबल, और ये है कुछ ऐसे नज़ारे यहाँ की ब्लू लेक के। ओए होए होए भाई मज़े ही आ गए यहाँ बैठ के। चलो एंजॉय करते हैं। बनी तो भाई टेस्टी है, मज़ा आ गया। और ये हमने कोक के कैंस ले रखे थे काफ़ी सारे, हालांकि आदत गलत पड़ गई है पीने की, बट ठीक है चलो। अच्छा भाई ये स्वान नहीं है, ये बत्तख है, इसकी देखो लंबी गर्दन नहीं है, पानी से बाहर भी आई थी, है मस्त सी है। चलो भाई खाना पीना हो गया, सारा सामान फोल्ड करके रखे जाए, जरा जल्दी चलना है। वैसे 3 बजे की बुकिंग थी बट मैंने उनसे बात कर ली, तो वो कह रहे कोई नहीं आप 3:30-4 बजे तक भी आ जाओ, एज सच कोई भीड़ नहीं है कि स्लॉट आपका बुकड है, आप कभी भी आओ मजे से। 6 बजे तक खुला है वो, 6 बजे तक हम अंदर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट हम तो 5:30 तक निकल ही जाएंगे। चलो जी चलो लेट्स गो। एक तो इतनी चाबी है भाई, कंफ्यूजन हो जाती है किसकी क्या चाबी है, सबका एक ही लॉक होना चाहिए तब मजा आए। बाकी भाई थोड़ा सा इस ब्लू लेक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एरिया की बात करें तो भाई अराउंड 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो वाली लेक काफ़ी बड़ी थी जो मैंने पहले दिखाई थी आपको। मैक्सिमम डेप्थ इसकी 27 मीटर है। एलिवेशन भाई अराउंड 417 मीटर्स है अबव सी लेवल। और पानी की बात करें तो भाई 20 से 25 बिलियन लीटर पानी है इसके अंदर, जो भाई एक्चुअल में काफ़ी सही होता है। और टेम्परेचर इसका भाई उसी लेक की तरह रहता है, वेदर पे डिपेंड करता है। मैक्स 20-25 डिग्रीज आता है और सर्दियों में 14-15-16 डिग्रीज आता है। तो गर्म वो वाला थर्मल वाला सीन नहीं है यहाँ पे। बाकी समर्स में भाई स्विमिंग और कायाकिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और आप ऊपर ड्रोन शॉट से भी देखोगे ना भाई, वाटर जो है इसका भाई एक्सट्रीमली क्लियर और डीप ब्लू दिखता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं वोल्केनिक मिनरल्स, और इसके अलावा क्लीन फ्रेश वाटर है ये, और सनलाइट का रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हो क्या मस्त पड़ रहा है। अच्छा बाकी जो रोटरुआ वाला एरिया था ना भाई, वहाँ पे सल्फर की स्पेल काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं यहाँ पे। तो
नेचर की खुशबू है यहाँ, क्योंकि इस एरिया में जियो थर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं है। बाकी देखो इस तरह से भाई बोट वगैरह भी चलती है, ये भी आप शायद रेंट पे ले सकते हो या पता नहीं जो चला रहे हैं ओनर हो इस बोट के। और एक बोट और चलती है भाई यहाँ पे, अभी वो दिख नहीं रही मुझे, शायद सुबह या शाम के टाइम चलती होगी। वो बेसिकली क्या है ना भाई, वो बोट के नीचे पहिया है, या फिर आप समझ लो गाड़ी और बोट एक ही चीज़ है। वो बोट मतलब रोड पे भी चल लेती है, उसमें इंजन लगा हुआ है, गाड़ी के पहिए लगे हुए हैं, तो अपना रोड पे भी चलेगी। और फिर वो पानी में उतरती है तो भाई वो चेंज हो जाती है एक बोट में। तो बड़ा ही क्रेजी सी चीज़ लगी मुझे, यहाँ देखने को नहीं मिली, बट मैंने फुटेज आपको दिखा दी होगी भाई। मज़ेदार है, उसकी भी आप एक्टिविटी बुक कर सकते हो। वो आपको बेसिकली जितनी लेक्स है ना आसपास उसका टूर देती है, बाय रोड भी और फिर हर लेक के अंदर भी घुसा के। तो अच्छी एक्टिविटी है, करना चाहो आप कर सकते हो। तो चलो भाई बतखों निकलते हैं। वो धुरंधर मूवी में डायलॉग था ना, योर बटक्स आर वेरी वाइट वैसी है भाई, देखो उधर वाइट वाली है और इधर काली वाली बतखें हैं। लेट्स गो जी लेट्स गो। ये देखो बेचारी अकेली अलग से क्या सोच रही है। हेलो आँखें देखो ना भाई, डरावनी सी है बड़ी इनकी। तो लेट्स गो भाई लेट्स गो, निकला जाए ज़रा। 22 मिनट की ड्राइव है, पर अपने मोटर होम में 30 मिनट ही लग जाते हैं। थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है नॉर्मल गाड़ियों से, और गूगल मैप रास्ता दिखाता है गाड़ियों के हिसाब से। तो सिलेंडर बंद करता हूँ भाई। थोड़ा सा तो भाई तामझाम होता है देखो इन चीज़ों का, बट सहूलियत भी तो है ना, कुकिंग कर लो कहीं भी लगा के मज़े से। इसके अलावा ये खिड़की आज से बंद करनी पड़ती है, भूलना नहीं है, चलते वक्त टूट सकती है हवा से। अच्छा भाई स्पीकर बाहर भी है, ये देखो लगे हुए, यहाँ लगा हुआ वहाँ लगा हुआ। तो अंदर से ना आप कंट्रोल कर सकते हो कि म्यूज़िक आपको बाहर चाहिए अंदर चाहिए। जैसे ऐसे बाहर कैंपिंग कर रहे हो तो बाहर के स्पीकर आप एक्टिवेट करके गाने सुनो मस्त। इसके अलावा बारिश आ जाए धूप आ जाए तो ये ऑनिंग है, ये डंडा फंसा के ऐसे ऐसे घुमाओ तो पर्दा सा निकल जाता है। बट ये हमारे इंश्योरेंस में ना कवर्ड नहीं है, एक लौती चीज़ है जो कवर्ड नहीं है। देखो लिखा भी है सन ऑनिंग, अगर ख़राब हो गई या कुछ भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी तो $1500 देने पड़ेंगे, यानी इंडिया के लगभग 80,000 रुपये। 80,000 में तो भाई क्या क्या आ जाता है, ये सन ऑनिंग दे रहे हैं खाली। तो इसलिए हम यूज़ ही नहीं कर रहे, वैसे ही बारिश का टाइम है नहीं और धूप प्यारी लग रही है तो हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी लास्ट स्टेप भाई ये फुट रेस्ट भी अंदर करते हैं। चलो जी, बाकी भाई कूड़ा वूड़ा कुछ नहीं मचाया हमने यहाँ पे, जो है अपना सारा गंद इसमें ही डाला है। बाकी इसके अलावा भाई बर्तन भी सारे हाथों हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोड़ नहीं सकते वरना गड्ढे वड्ढे आएंगे तो ये टूट सकता है ग्लास। और ये गर्मा गर्म उन्होंने कहा था बंद नहीं करना वरना ये ग्लास टूट सकता है। तो अब ठंडा ही हो गया, चलो इसको करते बंद, क्योंकि इसको भी खुले में चला नहीं सकते गाड़ी। नॉब सारे चेक कर लिए, चिमनी बंद है, ऊपर के लॉक। तो ये थोड़ा सा तामझाम है। वाटर पंप करते हैं बंद, इसको बंद करते हैं, ये बंद करते हैं, बाकी पीछे की सब कुछ बंद ही है। तो 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ एक पेज पे ना ऐसे चेकलिस्ट बना लेता हूँ, यहाँ चिपका देता हूँ, ताकि हर बार वो चेकलिस्ट नज़रों के सामने रहे कि चल लाने से पहले गाड़ी क्या क्या करना है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है भाई हम भूल जाए, इंसान हैं।